जादुई 1 रुपए का गांव। 6 साल का नन्हा सा राजू हाथ में डबल रोटी लेकर बैठा हुआ चूल्हे पर उबलती चाय को देखकर बोलता है, माँ चाय बन गई तो जल्दी से दे दो मुझको, वरना मैं दीवार में से 1 रुपए का सिक्का खाने लग जाऊंगा। नहीं राजू, खबरदार, जो एक सिक्का निकला तो हमारा 1 रुपए का सिक्के वाला घर गिर जाएगा। हे भगवान, बरनी में तो चीनी ही नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। सुनीता जल्दी से अपने आंगन में आती है और पेड़ में से 1 रुपए का सिक्का तोड़कर राजू को दे देती है। राजू, जा जल्दी से भाग कर जाओ और 1 रुपए की चीनी ले आ। जाता हूँ माँ। राजू रफ्तार से बनिया की दुकान की तरफ दौड़ लगाता है। सड़कों पर जगह जगह 1-1 रुपए के सिक्के के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों में भी नए पुराने 1 रुपए वाले सिक्के लटके हैं। कुछ लोग 1 रुपए से दूध खरीद रहे हैं, कुछ सब्जी तो कुछ बनिए से सामान। कुछ 1 रुपए वाले सिक्के आपस में बतिया रहे हैं। अरे का बबुआ, कहाँ चले सवेरे सवेरे? मचान लगा है कि हमको ले चलो, बहुत दिन से बनिया का दीदार नहीं किए हैं। अरे चल पीछे हट करम जला, हम मशीन के अंदर से नई नई छिपकर निकले हैं, हमारा ही सिक्का चलेगा। हाँ, नया नया आया है तो ज्यादा भाव खाकर दिखा रहा है। पगलैट, चल पतली गली पकड़ ले। एकदम से लुढ़कते हुए सिक्का दूर जाके गिरता है। आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे कि 1 रुपया की आज की दुनिया में कोई कदर नहीं है, मगर इस गांव में 1 रुपए से जो चाहे खरीदा जा सकता है। और एक सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि निर्जीव 1 रुपए वाले सिक्के बोल कैसे रहे हैं। 1 रुपए के अनोखे गांव के बनने के पीछे की पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी के पिछले पार्ट को देखना होगा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हाँ सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। बनिए को गाते देखकर गांव की सीता काकी ठिठोली करते हुए बोलती हैं, महंगाई तो तुमने बढ़ा रखा है जोखर हम। बनिया, आटे दाल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि उसे खरीदना भी भारी पड़ रहा है। सवानी सही बात कही तुमने सीता काकी। एक तो हमारे गांव देहात में इतना काम धंधा नहीं है और ना ही ज्यादा कमाई धमाई है, ऊपर से महंगाई ऐसी बढ़ती जा रही है कि हम जैसे गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या कमाएगा, कुछ भी नहीं समझ रहा। अरे काहे ओभर टशन लेती हो रूपा भाभी? पैसे नहीं है तो उधार ले लो, पैसे हो जाए तब दे देना। मगर देने तो पड़ेंगे ना पैसे। ऐसा तो नहीं है कि तुम सामान के बदले पैसे ना लोगे जोखा राम जी। राम जी ऐसा दिन कभी ना लाएं जिस दिन कभी पैसे नहीं हुए तो हम खाए बिना ही मर जाएंगे। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन रूपा भौजी, हम लोग हमरा परिवार हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। हम लोग कभी बदतर गरीबी किसी दिन आई भी तो सारा राशन पानी गांव वालों का पेट भरवाने में लगा दूंगा। बनिए के अंदर मददगार स्वभाव सिर्फ उसी में नहीं था, बल्कि लखनपुर गांव के अंदर रहने वाले हर किसी में था। गांव के अंदर एक बड़ी आबादी रहती थी, मगर गांव में तरक्की बिल्कुल नहीं थी। ना बिजली था ना पानी था, क्योंकि सरकार कभी इस पर ध्यान नहीं देती थी। फिर भी किसी तरह गांव वाले मिलजुल कर हंसी और प्रेम से एक दूसरे के दुख सुख में जितना बन पड़ता था काम आते थे। गांव के मर्दाना लोग खेती बाड़ी करते थे और पत्नियां घर संभालती थी और खाली वक्त में धान कूटना, चक्की में गेहूं पीसना, ओखली में मसाले पीसना, इन्हीं सारे कामों में अपना दिनचर्या बिताती थी। सुनीता, ओ सुनीता, अरे ओ प्रकाश की लुगाई, क्या कर रही हो? बाहर आओ। आई आई मौसी, माफ कीजिएगा, वो मैं धान कूट रही थी। चावल खाए बड़ा दिन बीत गया। वैसे भी घर में और कुछ नहीं है बनाने को, तो गीले चावल ही बना दूंगी। और तुम्हारी किशोरी मौसी के रहते क्यों गीले चावल खाओगी? ये लो खेत की तुरई लाई हूँ तुम्हारे लिए, बनाकर खा लेना। मेरे नाती राजू को पसंद है ना तुरई? हाँ हाँ नानी माँ, आज तो मैं पूरा पेट भर कर खाऊंगा। छोटे से राजू के चेहरे पर सब्जी खाने की खुशी देखकर गरीब सुनीता की आंखों में से बेबसी लाचारी के आंसू झलक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मौसी, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ पाई है। न जाने कब हमारे गांव से गरीबी दूर होगी, जब हम सुख चैन की रोटी खा पाएंगे। हमें कल की चिंता आज नहीं करनी पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा, दिल छोटा मत कर। भगवान का एहसान मान के उसने हमें भूखा तो नहीं रखा कम से कम।
गांव वालों का स्वभाव ऐसा ही था। गरीब से गरीब स्थिति में भी वह भगवान का शुक्रगुजार करते थे। मगर कहते हैं ना, जो दुख और गरीबी जितना सहता है, भगवान उसको उतना ही दुख और देते हैं। ऐसा ही हुआ जब एकदम से पूरे गांव में सूखा छा गया। हरे भरे खेत खलिहान भी सूख गए, धीरे धीरे सारा अनाज भी खत्म हो गया और अब पूरा का पूरा गांव भूखे मर रहा था। सभी के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। 4 साल का चिंटू रो रो कर अपनी माँ रूपा से रोटी मांगता है। माँ, मुझको जोर की भूख लगी है, रोटी दो ना, मेरा पेट जोर से दुख रहा है। कहाँ से लाकर दूं तुझको रोटी मेरे लाल, गांव में किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। ए जी, कुछ करो ना। क्या करूं रूपा, पूरा का पूरा गांव परेशान है। न जाने हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। पिताजी, मुझको 1 रुपया ही दो ना, मैं कुछ तो खरीद के खा लूं, भूख लगी है। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू मेरे पास, अपने बेटे को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। थोड़ा तो रहम खा भगवान। तभी राजू 1 रुपया मांगते मांगते बेहोश होके गिर जाता है। सुनीता छाती पीट कर रोने लगती है। राजू, आंखें खोलना बेटा, अजी देखो ना, इसकी तो धड़कन भी नहीं चल रही है। मेरे राजू को मुझसे छीन लिया, मार डाला। प्रकाश जी, ऊपर वाले ने छीन लिया मेरा बच्चा। 1 रोटी मांगते मांगते मर गया मेरा बच्चा, काश कोई खाना दे देता। तभी पूरे गांव के अंदर आसमान से रोटी बरसने लगती है। भूख से तड़पते गांव वाले गिरते हुए रोटी को लूटने लगते हैं। रामू चाचा चिल्लाकर शोर मचाते हैं। देखो देखो गांव वालों, आसमान से रोटी बरस रही है, अपने अपने बाल बच्चे के लिए इकट्ठा कर लो और खा लो। भूख से तड़पता हुआ पूरा गांव रोटी खाते हैं। तभी रोटी की बारिश 1 रुपए के सिक्के की बारिश में बदल जाती है। सब लोग अचंभा करने लगते हैं। अरे, हमारे गांव पर कुदरत का कैसा करिश्मा हुआ, 1 रुपए के सिक्कों की बारिश हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तभी हीरे की तरह आसमान से एक रोशनी पूरे गांव पर चमकती है और देखते ही देखते सारा का सारा गांव जादुई 1 रुपए का जादुई गांव बन जाता है। लोगों की टूटी फूटी झोपड़ी 1 रुपए के सिक्के वाले आलीशान बड़े घरों में बदल जाती है। सूखे हुए पेड़ पौधों में जान आ जाती है और उन पर फल की जगह अब 1 रुपए के सिक्के लग जाते हैं। कुछ 1 रुपए तो नाचते गाते हुए जादुई गांव की धरती पर गिरते हैं। ये छे आसमान से टपका, खजूर में अटका, जहां जाओ देखो देखो, गौर से गांव को देखो, यहाँ देखो हमारे 1 रुपए वाले भाई बंधु का राज है। 1 रुपए के सिक्कों को इस तरह से बातें करते देख गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। हे भगवान, ये टिंगे टिंगे रुपया कैसे टाय टाय बोल रहे हैं। वाह दीदी वाह, मतलब हम 1 रुपया तुमको टिंगे लग रहे हैं, हमारे आगे अठन्नी चवन्नी पानी भरते हैं, समझी बुझाई की नहीं। तभी आसमान से भविष्यवाणी होती है। गांव वालों, तुम लोगों को चौंकने की जरूरत नहीं। आज से ये 1 रुपया जादुई गांव तुम ही सभी का है, जहां हर सामान 1 रुपए में ही खरीदा बेचा जाएगा। तुम्हारे पुरखों ने इस गांव की मिट्टी को पूजा है, कुएं भी पूजे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ वाचा बांधी थी कि जब कभी इस गांव पर विपत्ति पड़ेगी तो मैं इस गांव को महंगाई में जीने वाली दुनिया से एकदम अलग और नए सिरे से बनाऊंगा, जहां सब कुछ 1 रुपए से ही शुरू होगा। आज मैंने इस वादे को पूरा किया, अब तुम लोग खुशी से रह सकते हो। जिसके बाद गांव वाले जादुई 1 रुपया गांव में आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। जिसे भी जरूरत होती वह 1 रुपए में सब्जी, दूध, राशन सब कुछ खरीद ले आता। यहाँ कोई चिंता नहीं थी, सब कोई खुश थे। राजू दौड़ते दौड़ते बनिया के पास आकर 1 रुपए बढ़ाकर चीनी मांगता है। ये लो जोखाराम भैया, मुझको 1 रुपए की चीनी दे दो, माँ ने मंगाई है। अरे लाओ लाओ बबुआ, सुबह सुबह लक्ष्मी के दर्शन हो गए। तभी सीता काकी भी 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के लेकर दुकान पर आती हैं और ठाठ से बोलती हैं वो, चलो भाई जोखाराम बनिया, 1 रुपए का चावल, 1 रुपए का दाल दे दे और 1 रुपए का आटा दे दे। हाँ देता हूँ काकी, क्या बात है, आज तो गांव का सारा 1 रुपया तुम्हारे पास आ गया है। काकी, इतने रुपए लेके कहाँ जाओगे? चलो सामान तौल दे जल्दी से अब। हाँ देता हूँ,
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ओह सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। शिवांगी, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम्हारी ऐसी हालत, तुम इस घर में कैसे रह सकता है? शिवांगी, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम क्या हमें अपना नहीं मानता? तुम ऐसी हाल में हो और हमें बताना तक भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा तुमको? भाभी, आप यहाँ। तुम अब हमें भाभी क्यों बोल रही हो? हमें भाभी तो मानती नहीं हो ना? इतना सब कुछ हो गया और ये जरूरी तक नहीं लगा कि हमें कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाए? हम तो कुछ है ही नहीं ना तुम्हारा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिवांगी। अपनी भाभियों को घर देखकर शिवांगी चुप क्यों हो गई? ऐसा भी क्या किया था शिवांगी ने जो अपनी भाभी को बता नहीं पा रही थी? सारी बात जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। काफी बड़ा घर, गाने चल रहे होते हैं, घर में शादी की रौनक होती है। दोनों भाभी शिवांगी को गहने दिखाते हुए कहती हैं, सही शिवांगी, तुम्हारा लिए खास मैंने ये सेट मंगवाए हैं, कैसे लग रहे हैं तुम्हें? भाभी, आप सब मेरे लिए कितना कर रही हो? माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी दोनों भैया भाभी इतना कर रहे हैं। सच में मुझसे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं होगा। ये क्या है शिवांगी? अरे जब तुम खुश नसीब हो तो तुम्हारा आंखों में आंसू क्यों है? तुम खुश रहो, शादी होने वाली है। भाभी, मैं कितनी काली हूँ। अब तक कितने रिश्ते आए थे और उन्होंने बस मेरे काले रंग की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। अब इन लोगों को मैं पसंद तो आ गई हूँ, पर मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं शिवांगी, तुम बहुत गलत सोचते हो। तुम्हारा रंग डार्क जरूर है, लेकिन तुमसे ज्यादा प्रीटी कोई नहीं हो सकता। अब तक जिन लोगों ने भी शादी के लिए मना किया ना, वो बस तुम्हारी बाहरी सुंदरता को देखकर किया, लेकिन जिसने तुम्हारी असली सुंदरता देखी है वही तो शादी के लिए हाथ बढ़ा रहा है ना? देखो शिवांगी, ये जो डर होता है ना शादी को लेकर, ये हर ब्राइड के अंदर होता है। हम तो इस देश का भी नहीं है, बाहर देश से आया है। हमें भी डर था कि शादी के बाद दूसरे देश जा रही हैं, पता नहीं सब कैसे होगा, हमें कोई एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। लेकिन तुम तो खुद ही देख रही हो ना कि कोशिश दोनों तरफ से हुई और आज हम सब कितना खुश हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम कोई कमी देखकर रुकेंगे तो खूबी कैसे देख पाएंगे। थैंक यू भाभी, मेरी दोनों अंग्रेजन भाभी बहुत अच्छी हैं। शिवांगी की शादी की तैयारी चल रही होती है और 2 दिन बाद शिवांगी की सुमित नाम के लड़के से शादी हो जाती है और शिवांगी शादी के बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। शिवांगी की सास मनोरमा उसकी आरती उतारती हैं। सच में बहू तू बहुत सुंदर है, मुझे बहुत खुशी है कि तू हमारे घर की बहू है। माँ जी, आप लोगों ने मेरा काला रंग नहीं देखा है, मेरी सुंदरता को देखा है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूं। शिवांगी अपने ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। 2 महीने बाद कुछ गुंडे आकर शिवानी को उसके परिवार के साथ घर से निकाल देते हैं। माँ जी, इन लोगों ने हमें हमारे ही घर से क्यों निकाल दिया? सुमित जी, आप चुप क्यों हैं? अरे कोई हमें हमारे ही घर से कैसे निकाल सकता है? शिवांगी, हमने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। हमारे पास जो भी जमीन घर है वो सब गिरवी है। 2 महीने का समय दिया था पैसे चुकाने का। मुझे लगा कि मैं चुका दूंगा और ये बात तुम्हारे तक आए बिना ही खत्म हो जाएगी, पर मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया। ये आप क्या कह रहे हैं सुमित जी? इतनी बड़ी बात आपने अब तक मुझसे छुपाई क्यों? माँ जी, आपको पता था ये सब? हाँ बहू, मुझे पता था, लेकिन कब सब हमारे हाथ से चला गया हमें पता ही नहीं चल पाया। लेकिन तू चिंता मत कर, हमारा गांव में एक घर है, खेत और जंगल के बीच में है, पर अभी हमारे सर पर छत भी नहीं है, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम वहीं चलते हैं। शिवांगी बिना कुछ बोले अपनी सास और पति के साथ अपने खेत वाले ससुराल के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर बाद सब लोग वहां पहुंचते हैं। माँ जी, ये क्या? यहाँ तो बस खेत जंगल ही है और घर के बाहर ये देखो हिरन। माँ जी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? बहू तू चिंता मत कर, इसमें डरने वाली बात नहीं है। चल घर चलते हैं। सुमित, जा जरा यहीं पास वाली नदी से थोड़ा पानी ले आ। अपनी माँ के कहने के बाद सुमित नदी से पानी लाता है। शिवांगी और उसके परिवार के पास एक रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी, खाने के लिए कुछ नहीं होता है। माँ जी,
सर पर छत तो मिल गई, पर भूख का क्या करें? कल शाम से हमने कुछ नहीं खाया है। चल बहू, हम थोड़ी सब्जियां लेकर आते हैं। मनोरमा अपने साथ शिवांगी को खेत में लेकर जाती है, जहां कुछ सब्जियां और एक संतरे का पेड़ होता है। बहू, खेत में ससुराल है, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत तो कुछ खाने को मिल ही सकता है ना। माँ जी देखना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुसीबत तो हमारे ऊपर आ गई है, पर भगवान हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही एक रात सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शिवांगी को काफी अजीब अजीब जानवरों की आवाज आती है। ये कैसी आवाज आ रही है? अगर मैंने माँ जी और सुमित जी को बताया तो वो भी मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, बस इसलिए मुझे ऐसी मुश्किल घड़ी में भी लड़ने की हिम्मत मिल रही है। मैं इन्हें अपनी वजह से तो परेशान नहीं कर सकती ना। कई दिन निकल जाते हैं और अब शिवांगी को भी खेत वाले ससुराल की आदत हो चुकी थी। एक सुबह सब सो रहे होते हैं, तभी शिवांगी अपने घर से बाहर निकलकर मिट्टी को खोदने लगती है। माँ जी ने बताया था मुझे कि आलू कैसे बोते हैं। मैं आलू उगाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम इन आलू को बाजार में बेच सके। सुमित जी की कुछ मदद तो कर ही सकती हूँ ना मैं। जब मैं मायके में थी तो मेरी भाभियों ने कुछ करने नहीं दिया। What are you doing, शिवांगी? अरे तुम्हारी भाभी हैं तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? भाभी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं बस आलू ही काट रही हूँ। और आप विदेश से आई हो, आपको ये सब नहीं आता है। आई नो शिवांगी, हमें नहीं आता है, लेकिन हम सीख लेंगे ना। हम अपनी प्यारी नंद को कुछ नहीं करने दे सकते हैं। मनोरमा घर से निकलकर शिवांगी को टोकते हुए कहती है, बहू तो इतनी सुबह सुबह उठकर क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आलू उगाने की कोशिश कर रही हूँ। बहू, मुझे पता है कि तुझे अपने खेत ससुराल में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन तू हमारे लिए जितना कर रही है ना, अब तो मुझे अपनी बहू पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा है। शिवांगी अब सब संभालने के साथ साथ अपने पति की भी मदद कर रही थी। एक शाम नदी से पानी ला रही होती है, तभी शिवांगी को हाथी का झुंड दिखता है। इतने सारे हाथी! मैं ही शांत हो जाती हूँ। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तब निकल जाऊंगी। कहीं मेरे शोर से इनका गुस्सा भड़क गया तो। शिवांगी सूखी घास की चटाई बना रही होती है, तभी उसकी भाभी का फोन आता है। शिवांगी, हम तुम्हारे घर गई थी, तुम वहां नहीं रह रही क्या? नहीं भाभी, वो हम गांव आ गए हैं, यहीं रहते हैं। तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी। कोई बात नहीं, अब गांव ही आते हैं। नहीं नहीं भाभी, गांव नहीं आ सकती। भाभी, हम कुछ दिन के लिए ही आए हैं, वो शादी थी किसी की। जब भी वापस वहां आएंगे तो बता देंगे, या मैं खुद ही मिलने आ जाऊंगी। अच्छा, अभी मुझे जरा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। शिवानी तुरंत फोन रख देती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी को उस पर शक हो जाता है। अगले दिन ही दोनों भाभी उसके खेत वाले ससुराल आ जाती हैं। तुम अब हमें भाभी क्यों बोल रही हो? हमें भाभी तो मानता नहीं हो ना। इतना सब कुछ हो गया और ये जरूरी तक नहीं लगा कि हमें कुछ बता दिया जाए। हम तो कुछ है ही नहीं ना तुम्हारे लिए। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू शिवांगी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पहले ही मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं अब अपनी परेशानी आप लोगों को बताकर और परेशान नहीं कर सकती थी। तभी वहां शिवांगी की सास और उसका पति आ जाते हैं। शिवांगी, तुम सिस्टर इन लॉ हो हमारी। तुम इतनी प्रॉब्लम में हो, वो तो अच्छा हुआ कि आज हम तुमसे मिलने आ गए, वरना तो हमें कुछ पता चलता ही नहीं। शिवांगी, तुम्हें हमें कभी अपना नहीं माना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शिवांगी तो इतनी अच्छी है कि अपनी परेशानी को भी पता नहीं चलने दे सकती कि वो परेशान है। सो नाउ इट्स फिक्स्ड। हमें जितना बुरा लगा है, और सच में आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो हमारी मदद लेने से कोई इनकार नहीं करेगा, वरना सच में शिवांगी तुम नंद भाभी के रिश्ते का डिसरिस्पेक्ट करोगी। अपनी भाभी की बात सुनकर शिवांगी और उसके ससुराल वाले कुछ नहीं कह पाते, जिसके बाद शिवांगी को पूरे परिवार के साथ दोनों भाभी अपने घर लाती हैं और जब तक उनके हालात नहीं सुधरते वहां से जाने नहीं देती।